हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। खेती गुरु के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो हमारी पॉडकास्ट सीरीज में जो कि किसानों एवं युवाओं के लिए सदैव लाभदायक रहती है, चाहे वो कंपटीशन लेवल पे हो, चाहे फार्मिंग मेथड, कृषि तकनीकों पर हो। तो फिर मैं टॉपिक लेकर आया हूँ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ कोल क्रॉप। कि आप जो कोल क्रॉप्स होते हैं, जो नदी के किनारे खेती किया जाता है, उसको आप किस प्रकार से कर सकते हैं। चाहे वो लौकी हो, चाहे वो खीरा हो, कोई भी कद्दू वर्ग की सब्जी है, उसको आप किस प्रकार से खाद दें, कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करें। चाहे वो किस्म के विषय में हो, चाहे वह सिंचाई के विषय में हो, चाहे वह खाद के विषय में हो। लास्ट तक बने रहिएगा, आपके लिए जानकारी लाभप्रद होगी, ये मेरा विश्वास है। तो बात करते हैं कोल क्रॉप्स की। तो कोल क्रॉप होते क्या हैं? अगर कोल क्रॉप्स की बात करूं तो ऐसी फसलें जिन्हें नदी के किनारे या नदी के पास के इलाकों में लगाया जाता है। इसकी शुरुआत गर्मी में होती है, क्योंकि उपयुक्त आर्द्रता, क्योंकि आर्द्रता वाले इलाकों में तो बलुई मिट्टी में आर्द्रता होती है। अगर बात करूँ वो कौन सी होती है कोल क्रॉप्स के अंतर्गत, तो खरबूजा, तरबूजा, लौकी, खीरा, कद्दू, तरोई जैसी फसलों को उगाया जाता है। इसे नदी के किनारे लगाया जाता है इन फसलों को, क्योंकि अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता के कारण इनमें जर्मिनेशन अच्छा होता है। जर्मिनेशन अच्छा होगा तो उपजाऊ क्रियाएँ अच्छी होंगी। अगर ये अच्छी होंगी तो फसल उत्पादन बढ़ेगा। चाहे वो वायु संचार, जल निकासी हो, क्योंकि कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिनके प्रभाव से प्रोडक्शन आपका बढ़ सकता है या घट सकता है, दोनों हो सकता है। तो चाहे वो संचार, जल निकासी हो कि जल निकलने वाला हो, चाहे वो भूमिगत जल हो कि सदैव जड़ के संपर्क में रहना चाहिए, जिसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता बनी रहेगी तो पोषक तत्व तो संवहित होंगे। इसी के साथ साथ अगर मैं सीजन की बात करूँ कि किस मौसम में नदी किनारे हम फसल लगा सकते हैं, तो अगर नदी किनारे बलुई मिट्टी साधारणतः बलुई मिट्टी पाई जाती है, तो आप इस पर नवंबर से दिसंबर के बीच में लगा सकते हैं। और कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें आप जनवरी भी लगा सकते हैं, चाहे वो केरल हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो। और अधिक गर्म इलाकों में आप जनवरी में भी लगा सकते हैं। जो कोल क्रॉप्स होती है, जो कोल फसलें होती हैं, उन्हें ठंडे फसल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नदी किनारे सदैव रात में ठंडा और दिन में गर्म बनी रहती है। अगर इसकी कुल की बात करूँ तो ये क्रूसीफेरा कुल से संबंध रखता है। तो इसी बीच में बात करते हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ कैबेज की, कि आखिर गोभी क्या है और गोभी किस कुल से आता है। तो अगर गोभी की बात करूं तो गोभी ब्रेसिकासा ओलियेसिया की वैरायटी कैपिटेटा के अंतर्गत आता है। ब्रेसिकेसा ओलियेसिया की वैरायटी कैपिटेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। अगर इसके कुल की बात करूं तो ब्रेसिकेसी कुल से संबंध रखता है। इस पे 18 गुणसूत्र पाए जाते हैं और यह गर्म इलाकों जैसे अफ्रीका, भूमध्य सागर इसकी उत्पत्ति स्थल है। अगर इसके उपयोग की बात करूं तो गोभी के शीर्ष भाग को खाया जाता है। अगर प्रोडक्शन की बात करूं तो भारत विश्व में तीसरे स्थान पर उत्पादन की श्रेणी में आता है। इस पे इंडोल 3 कॉर्बिनॉल पाया जाता है, जो बाउल कैंसर को रोकता है। थायराइड रोगियों के लिए सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पे पाए जाते हैं ग्वाइट्रोजेनिक यौगिक। ऐसे यौगिक होते हैं जो आयोडीन के अवशोषण को रोक देते हैं, जिससे थायरॉक्सिन ज़्यादा स्रावित होता है और गले में दिक्कत होने लगती है। अगर आपने और यह कुछ मशरूम में अच्छी प्रजातियाँ होती है एवं कुछ खराब प्रजातियों, अगर आपने खराब अर्थात विषाक्त मशरूम की प्रजातियों को खाया है, उसके बाद अगर आप गोभी का उपयोग कर रहे हैं तो बहुत ही लाभप्रद होगा, क्योंकि मशरूम की विषाक्तता जो जहरीलापन होता है उसको कम करता है। तो
बात करूँ मानसून की, तो यह ठंडे ठंडे इलाकों में फसल उत्पादन करने वाली फसलें हैं और इसके लिए ठंड एवं उपयुक्त आर्द्रता की ज़रूरत होती है। अगर तापमान की बात करूँ तो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे यह अपनी उपापचयी क्रियाएं, चाहे वो ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, अपटेकन हो, अवशोषण हो, ये सब 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड में उपयुक्त अच्छी प्रकार से करते हैं। इसी के साथ अगर मिट्टी की बात करूँ तो अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए एवं वैरायटी के भी आधार पर मिट्टी का चयन होता है। अगर आपको अगेती फसल लगाना है तो आप सैंडी लोमी सॉइल का बलुई मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप पछेती किस्म को लगाते हैं तो आप क्ले का उपयोग कर सकते हैं, चिकनी मिट्टी का। अगर पीएच की बात करूँ तो 5.5 से 6.5 के बीच में इसका पीएच मान होता है। अगर इस पीएच मान पे मृदा है, आपने फसल लगाया है तो फसल अधिक उत्पादित होगी, लागत भी कम लगेगी। तो इसी के साथ साथ बात करते हैं कि बीज को कब बोना है और ट्रांसप्लांटिंग रोपाई कब करना है, क्योंकि यह रोपाई वाली फसलें हैं। अगर आप समतल इलाकों अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से संबंध रखते हैं तो आप अप्रैल मतलब मार्च से अप्रैल के बीच में आप बीज बोइए। अगर सीड रेट की बात करूँ कि कितना बीज बोना, तो आधा किलो से 675 ग्राम प्रति हेक्टेयर आप बीज बो सकते हैं। ठीक अप्रैल से 45 दिन बाद तैयार हो जाती है ट्रांसप्लांटिंग के लिए पौधा। आप ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं 1.5 महीने बाद। इसी के साथ अगर आप पछेती किस्म का उपयोग करते हैं तो आप अक्टूबर में बोइए। स्थान की बात करूँ कि चूँकि यह साकी किस्मों वाली फसल है, इस पे आपको एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच में 60 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए एवं एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में 60 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। वहीं अगर मिड मतलब कि मध्य में जो फसलें लगाई जाती हैं, ना आगे ना पीछे, अगर उनकी बात करूँ तो आप सितंबर में उन किस्मों का उपयोग कर सकते हैं। अगर रिक्त की बात करूँ कि कितना स्थान छोड़ना चाहिए, तो एक पंख से दूसरे पंख के बीच 60 सेंटीमीटर एवं एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में 50 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए। इसी के साथ साथ बात करते हैं बीज उपचार की, तो इसका बीज उपचार गर्म पानी के द्वारा, गर्म पानी अर्थात 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बीज को आधा घंटे के लिए उबालें, जिससे उसकी जर्मिनेशन पावर बढ़ जाएगी, अंकुरण क्षमता बढ़ जाएगी। इसके साथ जो बीज युक्त रोग होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसी के साथ बात करते हैं सिंचाई हमें कब करना चाहिए। जिस दिन आपने रोपाई की है ठीक उसके 60 दिन 50 से 60 दिन के अंतराल में आप सिंचाई करिए। अगर सिंचाई की बात करूँ कि ऐसी कौन सी अवस्था जिसमें सिंचाई सबसे अधिक आवश्यकतापूर्ण है, आवश्यकतापूर्ण का यही मतलब है कि यही सिंचाई आपकी फसल को निर्धारित करती है कि फसल कम होगी या अधिक होगी। तो वह अवस्था है पुष्पन एवं फलन अवस्था। जब पुष्प नहीं बनेंगे तो प्रोडक्शन घट जाएगा, फल नहीं खिलेंगे तो प्रोडक्शन घट जाएगा। इसीलिए यह अवस्था मानी जाती है सबसे उपयुक्त सिंचाई के लिए। तो इसी के साथ साथ अगर आपने ज़्यादा सिंचाई कर दी है तो भी नुकसान है, अगर आपने कम सिंचाई किया है तब भी नुकसान है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो जड़ संबंधी रोग लग जाएंगे, अगर आप कम कर देंगे तो तना संबंधी रोग लग जाएगा एवं सूख कर पौधा गिर सकता है। तो इसी के साथ साथ बात करते हैं खाद प्रबंधन की कि हम कम पैसे में अधिक लाभ कैसे ले सकते हैं। तो आप गोबर की खाद 25 टन प्रति हेक्टेयर डालें। उसी के साथ अगर आपको एनपीके का यूज करना है तो नाइट्रोजन के 120 किलो प्रति हेक्टेयर, पोटेशियम का 80 किलो प्रति हेक्टेयर एवं पोटास का 80 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से आप खाद का उपयोग कर सकते हैं। नाइट्रोजन जो होता है वो काई की वृद्धि करता है, इसलिए बेसल डोज का मतलब है प्लांटेशन के दौरान आप आधा डालिए, 100 है तो आप 50 किलो डालिए। उसी के बाद टॉप ड्रेसिंग पे आधी नाइट्रोजन होती है, उसे आप प्लांटेशन से ठीक 60 से 70 दिन के अंतराल में डालें, जिससे उसकी काई ग्रोथ बढ़ जाएगी, वृद्धि बढ़ जाएगी, वृद्धि बढ़ जाएगी, आकार बढ़ जाएगा, आकार बढ़ जाएगा तो वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगी तो वैल्यू बढ़ जाएगी मार्केट की। तो इसी के साथ साथ बात करते हैं
खरपतवार प्रबंधित कर सकते हैं, तो आप निराई गुड़ाई करके खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं। आप मिट्टी को चढ़ाकर खरपतवार को समाप्त कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं स्पेशल हॉर्टिकल्चर ट्रिक्स। ट्रिक का मतलब है कि मेहनत भी ज़्यादा ना लगे, उपज भी बच जाए। तो इसी के साथ साथ बात करते हैं पीजीआर की, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जो ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो फसल वृद्धि का कारण बनते हैं। क्योंकि कोलक्रॉप्स ठंड के प्रति प्रतिरोधी नहीं रहते, तो आप एस ए डी एच एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या पादप हार्मोन है, जिसे आप कृत्रिम रूप से उपयोग कर उसकी ठंड की सहनशीलता को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ साथ बात करते हैं वैरायटी की, कि आप कौन सी किस्म लगाएं जिससे ज़्यादा फायदा होगा। तो अगर आप अदिति किस्मों का चयन करते हैं तो आप गोल्डन ईगल, प्राइड ऑफ इंडिया, पूसा मुक्ता जैसे किस्मों का उपयोग कर सकते हैं, जो रोगों के प्रति प्रतिरोधकशीलता होती है, ठंड के प्रति प्रतिरोधी होती है, उसी के साथ साथ फसल उत्पादन में भी वृद्धि करती है। अगर आप लेट पछेती वृद्धि लगा रहे हैं तो, तो वैरायटी का नाम है कैंपेन मार्केट। कैंपेन मार्केट वह प्रजाति है जो जीएम क्रॉप, जीएम का मतलब अधिक उत्पाद देती है, उसके साथ ही साथ गुणवत्ता भी बढ़ती है, इसी के साथ साथ लागत भी कम लगता है, क्योंकि यह डिजीज फ्री, रोग मुक्त प्रजाति है। इसी के साथ आप लेड बॉल हेड ऐसी प्रजाति है जो खरपतवार के प्रति प्रतिरोध होती है। अगर हार्वेस्टिंग की बात करें कि भाई तुड़ाई कब करना है, तो जिस समय गोभी का सीड्स मुलायम हो उस समय आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग का टाइम 60 से 120 दिन रोपाई के बाद का होता है। 120 दिन के बाद वह परिपक्व होने लगता है। उसके साथ अगर बात करूँ, अगर आपने देर में हार्वेस्टिंग किया तो क्या होगा, तो सड़न हो जाएगी, उसी के साथ साथ गोभी कठोर होगी और उस पर पानी की वैल्यू ज़्यादा होगी, जल की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वज़न ज़्यादा जाएगा, लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू घट जाएगी, इसलिए मार्केट वैल्यू भी उसकी घट जाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा देर से तोड़ने का। अच्छा, तो इससे अच्छा आप मध्य में तोड़ें। 120 दिन के बाद गोभी की तुड़ाई होने लगती है। तो बात करते हैं उत्पाद की। अगर मैं औसत उत्पाद की बात करूं तो 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर औसत उत्पाद होता है। अगर वहीं हाइब्रिड की बात करूं तो 80 टन प्रति हेक्टेयर उत्पाद प्राप्त होता है हाइब्रिड का। हाइब्रिड का मतलब कि जो संकर बीज होते हैं जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, इसी के साथ साथ अंकुरण क्षमता भी होती है, जिस कारण से अंकुरण क्षमता ज़्यादा होगी तो पौधे जल्दी बढ़ेंगे, रोग प्रतिरोधी क्षमता होगी तो रोग नहीं लगेंगे, जब रोग नहीं लगेंगे तो उसकी गुणवत्ता भी बनी रहेगी और पौधा भी स्वस्थ रहेगा, फल भी स्वस्थ रहें। तो इसी के साथ साथ यह पॉडकास्ट समाप्त होता है। तो बहुत जल्द आपके पास आने वाला प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट क्रॉप की हम जड़ फसलों को किस प्रकार से बोएं या फसल उत्पादन करें, लागत कम लगे, उत्पादन ज़्यादा मिले, इसी के साथ साथ आप 70 से 80 हज़ार रुपये महीने कैसे कमा सकते हैं, यह नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो धन्यवाद, आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो राजस्थान बोर्ड द्वारा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर कंडक्ट करवाया गया, उसी पे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ कोल क्रॉप्स, इस पॉडकास्ट से 3 प्रश्न फंसे हैं। 3 प्रश्न कैसे फंसे हैं, तो इस पे वैरायटी आई थी गोल्डन एकर, जो कोल क्रॉप्स या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ कैबेज गोभी उत्पादन की प्रजाति आई थी गोल्डन एकर, कि यह किस प्रकार की प्रजाति है। तो उस पर ऑप्शन दिया था अर्ली, लेट, मिड, नॉन ऑफ एबव। तो जिन लोगों ने अच्छा किया है, कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उन्होंने लगा दिया होगा हाँ अर्ली है, अर्ली वैरायटी है। लेकिन अब आपके लिए बता दूं कि जो इस पॉडकास्ट को सुनेगा वो शायद ऐसा कोई कंपटीशन होगा जिसमें 3 प्रश्न ना फंसे। तो धन्यवाद आपको।
आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी के साथ साथ अपने दोस्तों को भी बताइए कि हाँ यह चैनल है, चाहे वो किसान हो चाहे वो छात्र हो। सेमेस्टर की तो नहीं बात करता कि मैं सेमेस्टर वाइज आपको पॉडकास्ट दूंगा, लेकिन जितनी भी पॉडकास्ट दूंगा वो आपके लिए लाभप्रद होगी। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर बेस्ड, फार्मिंग बेस्ड।